हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जेपीएससी ने अपने आने वाले समय में क्या किया है, एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी कर दिया है। तो उम्मीद है कि कुछ दिनों में या कुछ सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा, नई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है कि जेपीएससी इशू करते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले से प्रिपेयर रहें, पर प्रिपेयर होने से पहले आपके लिए आज जानना आवश्यक हो जाता है कि जेपीएससी ने जब भी एग्ज़ाम लिया है तो वह किस प्रकार के प्रश्न बनाती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जेपीएससी इस बार भी ये नोटिफिकेशन लाती है तो यहाँ पर भी चयन की जो प्रक्रिया होगा उसको 3 चरणों में बांट रखेगा। पहले चरण में आपसे प्राइमरी एग्जाम लिया जाएगा, दूसरे चरण में मेंस का, तीसरे चरण में इंटरव्यू लिया जाएगा और अंतिम रूप से मेंस और इंटरव्यू वहाँ पर जो अंक प्राप्त होंगे उसके आधार पर क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और क्या किया जाएगा, इन सारे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि यदि आप प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं तो आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक एग्जाम में जो प्रश्न है, जो जेपीएससी प्रश्न बनाती है, वह किस प्रकार के प्रश्न बनाती है। इसे आप तभी समझ पाएंगे जब जेपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए हैं पिछले वर्षों में, जब उन सारे प्रश्नों को आप देखेंगे तभी इस बात का आप अनुमान लगा पाएंगे। तो इसी संदर्भ में हम सबसे पहले 2021 में जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 पेपर हुए थे। पहला पेपर जो था वह भारत के सामान्य अध्ययन से पूछा गया था, जिसमें 10 प्रश्न जो थे झारखंड से शामिल कर लिया गया था। जो दूसरा पेपर था ये झारखंड विशेष से यहाँ पर 100 प्रश्न बनाए गए। दोनों पेपरों में 100 प्रश्न ही बनाए गए थे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो पेपर 1 था, जहाँ पर भारत के सामान्य ज्ञान से प्रश्न बनाया गया था, जिसमें मुख्यतः भारत के इतिहास हो या भूगोल हो, संविधान हो, अर्थव्यवस्था हो, और साथ में यहाँ पर 10 प्रश्न जो थे वो कहाँ से लिए गए थे, वो पूछ लिए गए थे झारखंड विशेष से, झारखंड के सामान्य ज्ञान से, झारखंड के सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछ लिए गए थे। साथ ही यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे गए थे और कुछ प्रश्न इन्वायरमेंट से भी यहाँ पर जोड़ लिए गए थे। तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि पहले तो आप इन सारे प्रश्नों से परिचित हो जाएँ और आपका एग्जामिनर किस प्रकार सोचता है, वह कहाँ से किस तरह के प्रश्न बनाता है। यदि कोई टॉपिक से, कोई विषय से यदि वह प्रश्न बना भी रहा है तो उसका वह मुख्यतः किस टॉपिक पर, उस विषय के अंतर्गत में किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनाता है। तो ये सारी बातें से आप तभी परिचित हो पाएंगे जब आप पिछले एग्जामों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2021 में जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसका जो पेपर 1 है, सबसे पहले मैं आपको उन सारे प्रश्नों से यहाँ पर मैं आपको परिचित करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसके दूसरे पेपर जिसमें झारखंड विशेष से प्रश्न बनाए गए थे उससे मैं आपको परिचित करवा दूंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आज 2021 में जो जेपीएससी के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी उसके प्रश्न पत्रों को देखते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कुल मिला के 100 प्रश्न है यहाँ पर। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, जेपीएससी ने क्या पूछा था, इसे हम देखते हैं। तो आइए देख ले। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। यहाँ पर कथन पर आधारित प्रश्न पूछा गया था, 2 कथन दे रखा गया था और आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि क्या केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, दोनों सत्य है या दोनों असत्य है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कथन के रूप में। देखिए, आपका एग्जामिनर जब जेपीएससी जब एग्जाम बनाती है तो वह केवल ऑब्जेक्टिव टाइप पे ही प्रश्न नहीं बनाती। ये जो प्रश्न है पूरा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, लेकिन कथन और कारण, कथन के साथ में क्या करती है जेपीएससी, प्रश्न बनाती है। तो आपके लिए जाना यह जरूरी हो जाता है कि जब भी आप भूगोल का या किसी भी जीएस के पेपर का अध्ययन करें तो कुछ इस रूप में करें कि आपसे यदि प्रश्न कुछ कथन के रूप में पूछ लिया जाए तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाए। वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न क्या पूछा गया था, पूछा यह गया था कि निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। दूसरा कथन था लेटराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है व पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे गए थे और पूछा गया था कि पहला ऑप्शन जो था ये पूछा गया था कि केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, 1 व 2 दोनों सत्य है या 1 व 2 दोनों असत्य है। तो पहले तो आपको यहाँ पर यह जानना होगा कि लेटराइट मृदा के बारे में ये दोनों कथन है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लेटराइट मृदा के बारे में कि कौन सी बातें यहाँ पर सही है। तो पहले मैं आपको बता देना चाहूँ कि लेटराइट मृदा जो है ना, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और अधिक वर्षा होती है, उन्हीं क्षेत्रों में क्या होती है, ये विकसित होती है।
पहला कथन तो एकदम सही है, पहला कथन एकदम सही है, मतलब हम मान सकते हैं कि पहला कथन सही है। दूसरा कथन में ये कह रहा है कि लेटराइट मृदा में ह्यूमस समृद्ध होती है, नहीं, ये गलत है। लेटराइट मृदा में ह्यूमस नहीं होता है, ह्यूमस नहीं पाया जाता है, और साथ ही ये पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में, केवल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में नहीं पाई जाती है। चलिए मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे लेटराइट मृदा के बारे में, लेटराइट मृदा में आपको मिलेगा आयरन, एल्युमिनियम और चूना। इसमें इस मृदा में क्या होता है कि आपको लोहा का, एल्युमिनियम का, चूना पत्थर का अधिकता पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये मृदा जो होती है ना, जंग का जो रंग होता है ना, उस प्रकार का रंग का आपको दिखाई देगा, या हम कह सकते हैं लाल कलर का आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि यह मृदा जो अम्लीय होती है, यही कारण है कि यहाँ पर ना इस मृदा में ना चाय और कहवा की खेती के लिए यह मृदा जो है अच्छी मानी जाती है। और यदि आप इसको देखेंगे कि यह किस क्षेत्र में पाई जाती है भारत के, तो मुख्यतः आप देखेंगे ये तमिलनाडु के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में, केरल का जो क्षेत्र हो गया, या हम कहें पश्चिम बंगाल या उड़ीसा का क्षेत्र, इन राज्यों में पाई जाती है। पर इन राज्यों में कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन जो था वो एकदम ही गलत था। इसका मतलब यहाँ पर होगा कि जो ऑप्शन नंबर ए था केवल एक सत्य होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? किसका है? देखिए ये प्रश्न भी जो था भूगोल से ही पूछा गया था। भूगोल से लगभग 20 प्रश्न पूछे गए थे, इतिहास से 10 प्रश्न, कुछ इस प्रकार से ही इसे प्रश्नों को बांट रखा गया था। हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, संविधान से प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में या खनन क्षेत्र में? तो यदि मैं बताना चाहूँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ये था कृषि क्षेत्र। आप वर्तमान से भी देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे क्या कि सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में ही जल का उपयोग होता है। उसके बाद जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें और स्पष्ट करता हूँ, यदि आपसे ये प्रश्न ना पूछ के अगला बार ये प्रश्न पूछ दे कि दूसरा क्षेत्र, यदि आपसे प्रश्न इस रूप में पूछ दे कि दूसरा वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर जल का उपयोग भारत में सबसे अधिक होता है, तो आपको ये बातें ही पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ क्रम बता देता हूँ कि भारत में कौन कौन सा क्षेत्र है, उसका स्थान क्या है जहाँ पर जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। देखिए कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है, उसके बाद घरेलू क्षेत्र में, और उसके बाद अंतिम खनन क्षेत्र में जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। उम्मीद है यहाँ से यदि प्रश्न बनाएगा तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि अगली बार जब आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाए तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ जाए प्रतिशत के रूप में कि कृषि क्षेत्र में जो जल का उपयोग होता है वह भारत में उपयोग होने वाले कुल जल का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो कुछ प्रतिशत के रूप में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी था, कृषि क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न जो है ये भारतीय जनगणना से है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उससे प्रश्न बनाया गया था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? किसमें दर्ज की गई थी? यदि आपसे ऑप्शन यहाँ 4 देख पा रहे होंगे, केरल, नागालैंड, गोवा, हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर बी था इस प्रश्न का सही उत्तर था। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार कि नागालैंड में ना क्या है कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई। चलिए मैं कुछ बातें आपको स्पष्ट कर दूं। उम्मीद है एग्जाम होगा और आपका प्रारंभिक पेपर बनाया जाए तो जनसंख्या से 2011 का जो जनगणना हुई थी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे 2 से 3 प्रश्न। तो यहाँ प्रश्न क्या बन सकते हैं, किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको थोड़ा परिचय करवा देता हूँ। जैसे यहाँ प्रश्न तो आपको इतना साधारण तो नहीं बनाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, पर इसे भी याद रखें। साथ में आपसे प्रश्न यहाँ पर ये पूछ सकता है लिंगानुपात, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अच्छा है, लिंगानुपात में दूसरा स्थान किसका है, या अंतिम सबसे खराब लिंगानुपात किस राज्य का है। तो राज्य के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, लिंगानुपात के संदर्भ में, साक्षरता के संदर्भ में प्रश्न पूछ सकता है, महिला साक्षरता पूछ सकता है, और पुरुष साक्षरता पूछ सकता है, और राज्यों का स्थान पूछ सकता है कि राज्यों का कौन सा स्थान है। स्थान से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सबसे बेहतर कौन है ये पूछा जा सकता है, सबसे खराब कौन है ये पूछा जा सकता है, या फिर डेंसिटीज पूछा जा सकता है, या तो फिर आपको नगरों की सबसे अधिक नगर किस राज्य में है, इस तरह से प्रश्न आपको देखने को वहाँ पर मिल सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी था, नागालैंड।
अगले प्रश्न को देखें, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में किस भारतीय राज्यों में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? 2021 का प्रारंभिक परीक्षा का यह प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर जो सी था इस प्रश्न का सही उत्तर था उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये जो प्रश्न है ये आपका प्रश्न संविधान से है। 4 प्रश्न आपसे अभी तक भूगोल, 2 प्रश्न भूगोल से, 2 प्रश्न आपको 2011 में जो भारतीय जनगणना हुई थी उससे प्रश्न पूछे गए। और ये जो 5वां प्रश्न था, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज, आप कहीं भ्रमित ना हो जाए, ये सीरीज ए है। यदि आपके पास सीरीज बी या सी या डी का उपलब्ध होगा तो आप भ्रमित ना हो, आप देख लें कि आप आपके पास कौन सा प्रश्न पत्र है। तो ये सीरीज ए है, ये सीरीज ए का प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसे अभी हम हल कर रहे हैं। ये सीरीज ए का प्रश्न पत्र है। आइए 5वें प्रश्न को हम लोग देख रहे थे, और ये आपका संविधान से, भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न था। अब यहाँ पर क्या था, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे गए थे और आपसे प्रश्न ये पूछ रहा था कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो था, ये आर्टिकल 22.1 के बारे में पूछा गया था, क्या गया था, इसे मैं पढ़ता हूँ। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना रक्षा में नहीं रखा जा सकेगा। अनुच्छेद 22.1 में कुछ बातें और भी लिखी है। स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। 4 में लिखा हुआ, निवारक निरोध का उपबंध करने वाले कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। और अनुच्छेद 22.2 में लिखा हुआ था कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। प्रश्न में दोबारा पढ़ता हूँ, नहीं लिखूँगा कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूँ कुछ बातें। जब आर्टिकल आप 22 पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस अनुच्छेद के अंतर्गत में 7 गो सब क्लाउज है, 7 गो सब क्लाउज है, जिसमें 22.1 में आप देखेंगे ये जो दोनों बातें हैं ना, ये दोनों बातें लिखी है। यहाँ पर नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शॉल बी इन कस्टडी विथआउट बीइंग इन्फॉर्म एज सून एज मे बी, ये दोनों बातें यहाँ पर आपको 22.1 में देखने को मिलेगी। 22.2 में ये जो बात है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये 22.2 में जो आप देखेंगे यहाँ पर क्या रखा गया है, वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो आर्टिकल है 22, इसे कहा जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके संदर्भ में यह प्रावधान करते एक नागरिक को यह अधिकार देता है यह आर्टिकल कि यदि एक नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के संदर्भ में एक नागरिक को क्या अधिकार है, ये सारी बातें 22 जो संविधान का जो अनुच्छेद 22 है यहाँ पर सारा उल्लेख कर रखा गया है। तो पहला जो है, इसमें 7 आपको सब क्लाउज देखने को मिलेंगे, सब क्लाउज देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला जो क्लाउज है ना, इसमें ये दोनों बातें लिखी हुई है। यहाँ पर जो आप पढ़ पा रहे होंगे, ये दोनों बातें यहाँ पर 22.1 में लिखी गई है। मतलब एक व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है तो उसको कारण जानने का अधिकार है, और दूसरा बात, वह अपने पसंद का वकील रख सकता है। ये दोनों बातें तो सही थी। दूसरा में क्या कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जैसे 22.2 पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यदि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, मान के चला जाए, तो उसको 24 घंटा के अंदर ना सबसे नज़दीक में जो स्थित मजिस्ट्रेट होगा ना, उसको क्या किया जाएगा, उसके सामने हाजिर किया जाना चाहिए। ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है। इसका मतलब यह है कि पुलिस हिरासत से हटा करके न्यायिक हिरासत में 24 घंटा के भीतर में, आपको यहाँ पर लिखा है कि 24 घंटा के भीतर क्या करना है, मजिस्ट्रेट जो नज़दीक का जो जज होगा उसके सामने इसको उपस्थित करना है। 22.2 में 3 में आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 में बातें क्या लिखी हुई है। 22.3 को जब देखेंगे ना आप, तो यहाँ पर क्या बात लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि ये जो 22.1 है और 22.2 है, ये उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसे इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस एक्ट के तहत यूपा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो ये सारे जो अधिकार है ये एक नागरिक को नहीं दिया जाएगा, एक भारतीय नागरिक को नहीं दिया जाएगा यदि इस एक्ट के तहत में उन्हें गिरफ्तार किया गया होगा। चौथा में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये देखिए 4 में, निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरोध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शॉल बी ऑथराइज द डिटेंशन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ। साधारण सा बात यही है कि यदि किसी भी अपराध के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे क्या है कि
3 माह से अधिक समय तक उसको डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है। उसके बाद यदि इस कानून के तहत भी एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उसे क्या करना होगा कि 3 माह के भीतर उसे नज़दीक के जज के यहाँ पर हाजिर करना होगा। अर्थात मात्र इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो इतना 3 माह के अंदर 3 माह तक ही क्या किया सकता है कि पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है, और उसके बाद उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना होगा, और उसके बाद अब वो पुलिस हिरासत में ना रह करके न्यायिक हिरासत में रहेगा। तो ये जो ऑप्शन में जो डी था ये गलत था, क्योंकि यहाँ पर जो बात कहा गया है ना कि यदि किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक तक पुलिस की हिरासत में रखना है तो वैसी स्थिति में संसद कानून बना सकती है। ये बातें वहाँ नहीं लिखी गई है। जब आर्टिकल आप 22 को पढ़ेंगे तो ये जो आर्टिकल है ना, एक व्यक्ति को, एक भारतीय नागरिक को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के संदर्भ में उस नागरिक का क्या अधिकार है, ये सारी बातें यहाँ स्पष्ट कर रखी गई है। पहला बात, यदि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे कारण जानने का अधिकार है कि वह किस कारण से उसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, अपने पसंद का वकील रखने का उसको अधिकार है। साथ में यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दी गई है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो यहाँ पर उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जज के सामने क्या करना पड़ेगा, हाजिर करना पड़ेगा। लेकिन 3 में ये लिखा गया है कि यदि एक व्यक्ति, इस कानून के तहत में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है तो उस पर वो जो आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो सब क्लॉज 1 और 2 है, उस व्यक्ति को वो अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन 4 में यह बातें फिर स्पष्ट कर रखी गई है। 4 में यह बातें स्पष्ट कर रखी गई है कि एक व्यक्ति को इस एक्ट के तहत में यदि गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको अधिकतम से अधिकतम 3 माह तक ही पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। उसके बाद उसे क्या करना होगा, जो सबसे नज़दीक में स्थित जज होगा उसको वहाँ पर हाजिर करना ही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में डी था ये ऑप्शन गलत होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है? एंग्लो इंडियन। और यहाँ पर साफ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य विधानसभा। अनुच्छेद देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? 333, 334, 332 या 335? तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही होगा, आर्टिकल नंबर 333। चलिए कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। संविधान अब जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि 330 और 332 आपने देख लिया, 332 आपने देख लिया। ये 330 है ना, SC और ST को लोकसभा जो सीटें हैं इस आर्टिकल के तहत में क्या कर रखा गया है, इनका आरक्षण, रिजर्वेशन कर रखा गया है जनसंख्या के आधार पर इसके तहत में। और यहाँ पर ये जो है ये राज्य विधानसभा में ST SC का रिप्रेजेंटेशन का यहाँ प्रावधान कर रखा गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 331 और 333, तो यहाँ पर लोकसभा में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ बातें लिखी गई है। और यहाँ पर लिखा गया है क्या चीज, राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन से यह जुड़ा हुआ है, एकदम स्पष्ट। पर आपको मैं बता दूं कि इस वर्ष 2021 में क्या किया गया, 104वां अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया, और जिसके तहत में क्या किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती थी ना, उन्हें समाप्त कर दिया गया है। 331 और 333 के तहत ही तो क्या किया जा रहा था, लोकसभा में और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटें आरक्षित की जाती थी। तो यहाँ पे क्या किया गया, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर एंग्लो इंडियन का जो सीट का आरक्षण था उसे रद्द कर दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब अब ये है कि यहाँ पर चाहे लोकसभा हो चाहे राज्य की विधानसभा हो,
वहाँ पर एंग्लो इंडियन के लिए सीट का जो रिजर्वेशन है उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। लेकिन 104 अमेंडमेंट में क्या किया गया है कि जो SC और ST का आरक्षण होता है लोकसभा में और राज्यसभा में, इसे अगले 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है और एंग्लो इंडियन का समाप्त कर दिया गया है, सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। बस इतना ही याद रखें। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो सी था इस प्रश्न का सही उत्तर था, न्यायमूर्ति S आनंद ने यह बात कहा था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन देख लिया आप, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर था, ये सभी के सभी जो ना 1, 2, 3 चारों के चारों जो है जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक वाद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी था इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगले प्रश्न को देखें, 9वां प्रश्न हमारा क्या पूछा गया था, ये भी देखिए संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ स्टेट। राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, मुख्यमंत्री की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, निर्वाचन आयोग की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, और ऑप्शन नंबर डी था राज्यपाल की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर विथ अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, जब भी आपको कठिनाई हो हिंदी के शब्दों को समझने में, हिंदी पढ़ा आपने को समझ में नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण है इसे तुरंत पढ़ें। जैसे यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर विथ अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आप आसानी से इस बात को समझ जाते हैं। पर यहाँ पर जब संतुति शब्द का प्रयोग किया गया था तो कठिनाइयाँ हो रही होगी आपको। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप पेपर लिखे ना, हिंदी पढ़ने में कठिनाई हो रही है, हिंदी अपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, तो वैसे स्थिति में अंग्रेजी को आप पढ़ लें, आप आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे। अगले प्रश्न को देख ले, तो ऑप्शन नंबर जो ए था इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगले प्रश्न को देखें, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? 4 ऑप्शन दे रखे गए थे, आइए देख ले इसे। राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया। 2 कहता है, हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करने की घोषणा की। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की थी। तो प्रश्न यहाँ पूछा गया, जो 4 कथन दे रखे गए थे, पूछा आपसे ये गया है ना कि नियोजन नीति के संदर्भ में क्या सत्य है। तो यहाँ मैं यदि आपको बताना चाहूँ, ये जितने भी कथन है ना दिए हुए आपको, सभी के सभी सत्य है, सारी बातें सही है। चलिए मैं कुछ बातें आपको स्पष्ट और करता हूँ योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग के बारे में कुछ बातें और स्पष्ट कर दूँ। जैसे योजना आयोग के बारे में कुछ बातें आपको स्पष्ट कर दूं। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में और ये क्या करती थी, 5 वर्षीय योजना का निर्माण करती थी। 5 वर्षीय योजना का निर्माण करती थी, पर ये केवल और केवल प्लान बनाती थी, केवल और केवल प्लान बनाती थी आने वाले 5 वर्षों के लिए। और पर इसे एग्जीक्यूट कौन करता था, ये करता था NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, भारतीय विकास परिषद। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। पर भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई, तो आप कहेंगे 12। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, तो आप कहेंगे 2012 से 2017, और पहली की 1951 से 56। कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा बनाई गई, और 5 जो थे ये बनाए गए आपको वार्षिक योजनाएं, और 2 जो था एक रोलिंग प्लान था। 2 वर्षों के लिए रोलिंग प्लान चलाया गया था, किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एकमात्र पंचवर्षीय योजना जिसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, ये था 2012 से 17। क्यों? क्योंकि यूपीए की गवर्नमेंट आ चुकी थी और इन्होंने क्या किया कि योजना आयोग के स्थान पर एक नई आयोग का स्थापना किया जिसका नाम था नीति आयोग।
और ये अब क्या कर रही है, भारत में विकास के लिए, भारत के विकास के लिए अब ये योजना बनाती है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और वर्तमान समय में यह 5 वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए और 12 वर्षों के लिए मुख्यतः क्या कर रही है, योजनाएं बनाती है। बातें स्पष्ट। चलिए आगे बात करते। तो यहाँ पर जो प्रश्न जो था ना, इस प्रश्न का सही उत्तर था, यहाँ पर जितने भी कथन दिए रखे गए थे सभी के सभी सत्य थे। अगले प्रश्न को देख ले। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख ले, पार्थ चटर्जी, अतुल कोहली, विश्वनाथ मिश्र, मायरन वीनर। तो ऑप्शन जो बी था इस प्रश्न का सही उत्तर था। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? सहभागिता एवं विधि का शासन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, समता एवं समावेशन, धार्मिकता एवं भाविकता। पहले बातें स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर कहा गया है नहीं है। तो ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी था। धार्मिकता और भाविकता जो होती है वो सुशासन के संदर्भ में सत्य नहीं हो सकती है। ये बातें सारी जो बातें यहाँ तीनों जो है ये सत्य होंगी। अगले प्रश्न को देखेंगे। नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। 18 वर्ष की आयु पर, 20 वर्ष की आयु सीमा पर, 21 वर्ष की आयु सीमा पर, 19 वर्ष की आयु सीमा पर। कंफ्यूज हो गए होंगे, प्रश्न थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, अंग्रेजी पढ़ ले। अ पर्सन शॉल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूज ऐसा मेंबर ऑफ ए म्यूनसिपैलिटी। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब यदि मैं समझाना चाहूँ ना कि बताइए निम्न में से कौन सी बात यहाँ सत्य है कि एक व्यक्ति को जानते हैं यदि म्यूनसिपैलिटी में मेंबर के रूप में चुना गया है तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया सकता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर है। 21 वर्ष की आयु सीमा पर यदि किसी व्यक्ति को म्यूनसिपैलिटी का सदस्य बनने के लिए चुना गया तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया सकता, लेकिन उस व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष हो, 20 वर्ष है या 19 वर्ष है तो उसे इस आधार पर क्या किया सकता है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जा सकता है। बातें समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? मतलब कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि किसे प्राप्त है अधिकार। भारत के राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष। तो किसे है, राज्य के गवर्नर को है। अगले प्रश्न को देखिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगले प्रश्न देख ले। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है। वर्तमान में कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? साधारण से बताना चाहूँ, प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो केंद्र सरकार जो टैक्स वसूलती है तो उसका कुछ हिस्सा क्या करती है, राज्य सरकार को भी देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ना ऊपर में जो 4 ऑप्शन है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य को क्या करती है, पैसे नहीं देती है, टैक्स में शेयर नहीं देती, पैसे नहीं देती है। बस इतना ही पूछ रहा है। कर सहभाजन, सहायक अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाएं या गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, टैक्स शेयरिंग, ग्रांट इन एड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ट्रांसफर फॉर प्लान इम्प्लीमेंटेशन अंडर गाडगिल फार्मूला। अंग्रेजी भी देख लिया हमने। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, टैक्स शेयरिंग। एकदम सरकार जो केंद्र सरकार यदि टैक्स वसूलती है तो वैसे स्कीम वह क्या करती है, टैक्स क्या करती है, राज्यों के साथ शेयर करती है। ग्रांट कर देती है, सहायता देती है राज्य सरकारों को केंद्र सरकार, ये भी सही है। और जब केंद्र सरकार कोई योजना लाती है तो भी वैसे स्थिति में क्या करती है, केंद्र सरकार पैसे देती है राज्य सरकार को उस योजनाओं को चलाने के लिए। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए जो स्थानांतरण है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है ना वह राज्य सरकार को पैसे नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो था इस प्रश्न का सही उत्तर था। भारत में कर के निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? ऑप्शन देख ले, 4 ऑप्शन है, जीएसटी, आयकर, भू राजस्व या निगम कर। तो ऑप्शन वो जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, लैंड रेवेन्यू। ये जो कर है ना, ये पूरी तरीका से राज्य सरकारों के द्वारा लगाया और वसूला जाता है। बाद में कि जीएसटी या आयकर, इनकम टैक्स या निगम कर, ये जो है यहाँ पर केंद्र सरकार क्या करती है, ये सारे टैक्स अपने पास लेती है, वसूलने का काम राज्य सरकार ही करती है, पर सारा पैसा कहाँ जाता है, केंद्र सरकार के पास में। केंद्र सरकार इन टैक्सों में राज्यों को शेयर देती है, शेयर उपलब्ध करवाती है। अगले प्रश्न को देखें। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है, क्या होता है?
मुद्रित कृत्य घाटे और बजटीय घाटे का जोड़, भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार के उधार में शुद्ध वृद्धि, चालू खर्च और चालू आय के बीच का अंतर, या राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने आर पैसों की जरूरत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी था। यहाँ पर भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का मतलब है कि राजकोषीय घाटा यह बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने आर पैसों की जरूरत है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने कुछ प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न जो है सारे के सारे प्रश्न आपको इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अधिकतर जो प्रश्न है कथन वाले हैं और यहाँ से आपको चुनाव करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, या कभी कभी क्या परिभाषा ही पूछ ले रहा है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, अमर्त्य सेन, CH हनुमंथा राव। तो ऑप्शन नंबर बी था इस प्रश्न का सही उत्तर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली किस पर थी? हेराल्ड डोमर। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना आ चुकी है? तो आप कहेंगे 12। पहली कब थी? 1951 से 56 तक। और अंतिम कब का समय कब था? 2012 से 17। ये प्लानिंग बनाती कौन थी? तो आप कहेंगे योजना आयोग। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। ये केवल प्लानिंग बनाती थी पर इसको एग्जीक्यूट करने का, कार्यान्वित करने का कार्य कौन करती थी? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। बाद में आप देखेंगे क्या हुआ, योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई और ये अब क्या करिए भारत के विकास के संदर्भ में योजनाएं बना रही है। और ये जो नीति आयोग है ना, भारत सरकार का थिंक टैंक है और ये क्या करती है? देश के विकास के लिए ही ना ये क्या करती है? प्लान भी बनाती है और इसको एग्जीक्यूट भी करती है। अब पहले क्या था? योजना आयोग केवल बनाती थी योजनाएं विकास के लिए, पर एग्जीक्यूट करने का काम NDC करती थी। पर नीति आयोग में क्या है? ये जो संगठन बनाया गया है ना, ये आयोग जो बनाया गया है, ये प्लान भी बनाती है, इस प्लान को एग्जीक्यूट भी करने का कार्य करती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष में किसे रखा जाता है? तो किसी अर्थशास्त्री को उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। वर्तमान समय में कौन है? अमिताभ कांत। निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसे दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन देख ले। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी था, प्रति व्यक्ति आय, PQLI और STI। मतलब पर कैपिटा इनकम हो गया, दूसरा हो गया फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और ये हो गया ATI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यही है जिसके माध्यम से किसी भी देश विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन सारे टूलों के माध्यम से, इन सारे आधारों के माध्यम से क्या हो सकता है? मापा जा सकता है कि कोई देश विकसित है या नहीं है, या हम कह सकते हैं कोई देश विकसित हो रहा है या नहीं है। भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है थोक मूल्य सूचकांक पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक पर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPIC। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मुद्रास्फीति या आप कह सकते हैं महंगाई, तो भारत में महंगाई का जो मापन होता है ना, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्थात कि एक कंज्यूमर जो है ना, एक जो खरीदार है, किस मूल्य पर वस्तुएं खरीदता है, तो यहाँ पर जो मूल्य होता है, तो यहाँ पर मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई है, इसके आधार पे ही क्या क्या आता है? भारत में महंगाई का मापन क्या आता है, या हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन को जांचा जाता है। नीति आयोग ने प्रत्येक, अगले प्रश्न को देख ले, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में कौन सा एक अग्रणी राज्य है? अग्रणी राज्य नहीं है। देख ले, यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देखें, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या गुजरात। तो ऑप्शन नंबर डी था इस प्रश्न का सही उत्तर था गुजरात। अगले प्रश्न को देख ले। अगला प्रश्न क्या है? देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के
312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? ऑप्शन अब देख ले, ऑप्शन आप सभी देख ले। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो बी था इस प्रश्न का सही उत्तर था सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑप्शन जो ए था इस प्रश्न का सही उत्तर था सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबित कणीय पदार्थ और सूक्ष्म कणीय पदार्थ। तो यहाँ पर क्या किया था, वायु गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जा रहा था कि वायुमंडल में इनकी मात्रा क्या है। ऑप्शन नंबर जो ए था इस प्रश्न का सही उत्तर था। निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन। चलिए बातें स्पष्ट करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पर बात में मैं बातें कुछ स्पष्ट और कर देता हूँ। जैसे 1944, यदि आप ब्रेटन वुड के बारे में जानते होंगे तो ये एक स्थान है, कहाँ पर आपको मिलेगा? USA में। ये USA के न्यू हैम्पशायर शहर में स्थित है और यहाँ पर क्या हुआ था, दुनिया भर के 44 देश, दुनिया के 44 देश यहाँ पर इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसे ब्रेटन वुड सम्मेलन कहा जाता है। इस स्थान के नाम पर इस सम्मेलन का नाम रख दिया गया था। और ऑफिशियली जानते हैं इस जो सम्मेलन जो हुआ था ना, इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन के रूप में इसे जाना जाता था। इस रूप में यहाँ पर क्या किया गया था कि विभिन्न जो 44 देश के जो 44 देश थे ना, वहाँ के जो प्रतिनिधि थे इसमें शामिल होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करते हैं ना कि जो मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और उसके तहत में आप देखेंगे इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप में ना इसकी स्थापना की जाती है। और वैसे तो मैं बता दूं कि इस सम्मेलन के अंतर्गत मुख्यतः इसकी स्थापना और इसकी स्थापना की जाती है। इसके बारे में संदेह है क्योंकि आप यहाँ पर जानते हैं कि WTO की स्थापना जो थी 1995 में की गई थी माराकेश सहमति के पश्चात में। 94 में माराकेश सहमति हुई थी और उसके पश्चात में इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो आप कहेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न था थोड़ा सा भ्रमित करने वाला था क्योंकि यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मुख्यतः आप देखेंगे 95 में हुआ था। पर यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया था कि एक संस्था ब्रिटेन संस्था से संबंधित नहीं है, संयुक्त राष्ट्र एकदम ही नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना 1945 में हुआ था और देश के पूरी दुनिया के विभिन्न देश यहाँ शामिल हुए थे। और उसके बाद इस संगठन की स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। ये तो उत्तर इसका नहीं होगा, पर ये भी उत्तर नहीं होना चाहिए था। कारण क्या था कि इसकी स्थापना 95 में हुई थी और ये बात हो रही है 1944 की। चलिए मैं बताता हूँ कि व्यापार में विश्व स्तर पर व्यापार के लिए, विश्व स्तर पर व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया गया था कि एक एग्रीमेंट उस समय किया गया था, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसके लिए कोई भी संगठन नहीं था केवल एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट का नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये एग्रीमेंट 1948 में विश्व के विभिन्न देशों के मध्य में साइन किया गया था। पर उसके पूर्व आप देखेंगे ना, ये जो संयुक्त राष्ट्र है ना, इन्होंने क्या किया था 1947 में ना एक प्रयास किया था, इसकी स्थापना की थी, इस ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय था हवाना, क्यूबा में। बाद में जानते हैं इसी को क्या कहा जाने लगा, इसे ही कहा जाने लगा, क्या चीज़, इसे कहा जाने लगा गेट, मतलब कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बाद में इसी को कहा जाने लगा ये। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाहूँ कि 1944 में जब ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ ना, तो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना नहीं की गई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नहीं की गई थी। वास्तविक तौर पे देखा जाए तो 95 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। उसके पहले जब देखेंगे तो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या किया गया था, एक प्रयास किया गया था 1947 में, क्या किया गया कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। अब बाद में इसे ही गेट के नाम से जाने लगा। इसका मतलब ये था कि यहाँ केवल विभिन्न देशों के मध्य में व्यापार से जुड़े हुए एग्रीमेंट हुए थे, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। लेकिन परिस्थितियाँ ख़राब थी, परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब बनी रही, जिसकी वजह से क्या था कि विभिन्न देशों को यह आवश्यक लगा कि ट्रेड के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में एक उत्तरदायी संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। इसी कारण से 95 में क्या होता है, विभिन्न देश से बहुत सारे प्रयासों के पश्चात में 95 में इसकी स्थापना की गई थी, विश्व व्यापार संगठन की। तो यहाँ पर यदि देखा जाए, यदि आपका एग्जामिनर जो सही माना था, ये था ऑप्शन नंबर सी,
ब्रिटेन उन संस्थानों से संबंधित नहीं था, संयुक्त राष्ट्र संबंधित नहीं था यदि देखा जाए इस रूप में तो। पर वास्तविक तौर पे यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन भी उत्तर नहीं होना चाहिए था। अगले प्रश्न को देखें, यदि एक समय अंतराल में बाजारी शक्ति द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बदलकर रुपये 65 प्रति डॉलर हो जाती है तो 4 ऑप्शन देखें, सही क्या है। रुपए का मूल्य ह्रास होगा, रुपए का अवमूल्यन होगा, रुपए का अधिमूल्यन होगा, विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए रुपए का ह्रास और अवमूल्यन मतलब कि डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, ये दोनों मतलब क्या होते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, ह्रास, रुपए का ह्रास और अवमूल्यन, ये क्या दो शब्द हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। ह्रास का मतलब होता है और अवमूल्यन का, दोनों का एक ही अर्थ होता है। इसका मतलब ये है कि किसी देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का कमज़ोर होना, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन ये जो ह्रास होता है ना रुपए का, ये जो मुद्रा का ह्रास होता है ना, ये बाजार की शक्तियों कारण होता है। बाजार की शक्तियों कारण ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर डॉलर की तुलना में जो रुपए होगा वह कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अवमूल्यन क्या होता है पता, ये जानबूझ करके क्या किया जाता है कि यहाँ पर रुपए को कमज़ोर किया जाता है, जानबूझ करके। ये तो बाजार की शक्तियों से प्रभावित होने के कारण क्या होता है कि मुद्रा का जो वैल्यू होता है कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जानबूझ करके मुद्रा का वैल्यू को कम किया जाता है। कारण क्या है इसके पीछे, कारण केवल और केवल है भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक देश क्या करता है, भुगतान संतुलन को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, अपनी मुद्रा की वैल्यू को कम करता है। इसके लिए वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के टूल होते हैं, विभिन्न प्रकार के आधार होते हैं, जिसमें एक सरकार या उस देश के अंतर में जो सेंट्रल बैंक है ना, जो केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे देश में आरबीआई है, तो वो क्या करती है, वो कुछ आधारों का प्रयोग करके रुपए को ना डॉलर के मुकाबले क्या करती है, कमज़ोर दिखाती है, कमज़ोर करती है। बस कारण यह है कि भुगतान संतुलन को मेंटेन करना, साथ में आयात निर्यात को प्रभावित करने के लिए भी रुपए का वैल्यू कम किया जाता है। अधिमूल्यन का तात्पर्य साधारण सा ये हो गया कि यहाँ पर जो रुपए है ना, ये डॉलर की तुलना में डॉलर से मजबूत हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, गुणसूत्रों के वंशागत का सिद्धांत दिया था मुलर, वाल्डेयर, मेंडल, सूटन व बावेरी ने। किसने दिया था, तो सूटन और बावेरी ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो डी था इस प्रश्न का सही उत्तर था। हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है, गॉड कण के नाम से, इलेक्ट्रॉन के नाम से, प्रोटॉन के नाम से, न्यूट्रॉन के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत संदीप्ति, लेजर, तापयानिक उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत कोड, इलेक्ट्रोल्यूमिनेश, लेजर, थर्मोनिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक कोड। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इलेक्ट्रोल्यूमिनेश, विद्युत संदीप्ति। चलिए मैं कुछ बातें बताता हूँ एलईडी के बारे में। एलईडी को पहले तो याद क्या रखें, अंदर में जो छोटी छोटी संरचनाएं होती है ना, जो बल्ब आपको दिखते हुए जलते हैं ना, छोटे छोटे बल्ब जो संरचना होती है बनाए जानते हैं कैसे आते हैं, फास्फोरस से। फास्फोरस में गुण क्या है पता, जब इसमें से बिजली गुजारी जाती है ना, जब इस फास्फोरस में से बिजली गुजारी जाती है ना, तो ये जानते हैं बिजली को क्या करता है, विजिबल लाइट में, दृश्य प्रकाश में बदल देता है, दृश्य प्रकाश में बदल देता है। इसी कारण से ये जो प्रक्रिया है ना, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेश। इलेक्ट्रोल्यूमिनेश मतलब कि कुछ नेचर में कुछ ऐसे पदार्थ है ना, यदि आप उसको हीट देंगे ना, तो वो क्या होंगे पता, उस हीट को क्या करेंगे, दृश्य प्रकाश में बदल देंगे, विजिबल लाइट में बदल देंगे। और फास्फोरस जो है नेचर के अंतर्गत कुछ ऐसे, नेचर के अंदर ऐसा पदार्थ है जहाँ पर आप बिजली उसको देंगे ना, तो वो क्या करता है पता, कि वो उसे प्रकाश में बदल देता है, विजिबल लाइट में बदल देता है, विजुअल लाइट में बदलता है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, और वो क्या करता है कि बिजली को प्रकाश में बदल देता है, विजिबल रे में बदलता है, विजिबल लाइट में बदल देता है। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत जो है ना, ये होगा इलेक्ट्रोल्यूमिनेश। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देख ले, पराध्वनिक तरंग, वायु किरण, एक्स किरण या पारावैगनीकरण। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाद में कि ये सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये जो है
ये साउंड वेव है। आपने जब आप विज्ञान पढ़ते हैं तो आपको वहाँ वेव पढ़ना है। आपको पता होगा वेव दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक में क्या होते हैं कि इन सारे वेव को चलने के लिए माध्यम चाहिए, और अयांत्रिक में क्या होता है, किसी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश हो, चाहे एक्स किरण हो, वाई किरण हो, गामा किरण हो, पारावैंगनी किरण हो, ये सारे के सारे यदि होंगे ये यांत्रिक तरंग हो, क्योंकि किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अयांत्रिक तरंगे हैं क्योंकि माध्यम की आवश्यकता नहीं है, पर यांत्रिक तरंगों को क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और साउंड जो है एक यांत्रिक तरंग है। वैसे कभी कभी क्या होता है कि अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में आपने सुना होगा। अनुप्रस्थ, इन्हें भी कैटेगराइज कर रखा गया कि साउंड को बताया जाता है कि ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और लाइट वगैरह के बारे में बताया जाता है कि ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो बातें अपनी वहाँ पर रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है ताप पर, दाब पर, घनत्व पर, यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हवा में प्रकाश की जो चाल है ये स्वतंत्र है। किससे? दाब से भी, ताप से भी या घनत्व से। साउंड के बारे में याद क्या रखें कि साउंड का जो साउंड होता है ना, उसकी जो चाल है ना, चाल पर इन आधार तापमान और घनत्व इस पर तो निर्भर करती है, लेकिन दाब पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि इसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो ध्वनि होती है उसकी चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर ताप पर और घनत्व पर, मीडियम का जो तापमान क्या है या घनत्व क्या है, इस पर साउंड का जो ध्वनि की जो चाल है निर्भर करती है। तापमान अधिक है तो साउंड की चाल भी अधिक हो जाएगी, डेंसिटी अधिक है तो भी वहाँ पर साउंड की जो चाल होगी, जो गति होगी, अधिक हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन एक कीट नहीं है? मच्छर, मकड़ी, घरेलू मकड़ी या खटमल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पहचान करने का तरीका क्या है? जब आप जंतु जगत पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ना होगा आर्थ्रोपोडा, और वहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि कम से कम 3 जोड़ी पैर होने ही चाहिए, 3 जोड़ी पैर होने ही चाहिए, तभी हम उस प्रकार के जीव को हम क्या कर सकते हैं कि वो कीट वर्ग में आएंगे। तो मकड़ी में 3 जोड़ी से ज़्यादा पैर होते हैं, तो यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर जो सही था ऑप्शन नंबर बी था। कम से कम 3 जोड़ी पैर होने चाहिए, मतलब 6 पैर होने ही चाहिए, तभी उसे हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं कि वो कीट है, कीड़ा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेना आपने, मकड़ी। बी, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, कौन है? क्यूबिट है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्यूबिट। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं है। मेघ संगणना क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन देख ले, आधारिक संरचना सेवा, मंच सेवा, सॉफ्टवेयर सेवा या विद्युत चुंबकीय वनक्रम आवंटन। यहाँ पर ये शब्द है प्रयोग किया है, मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। तो कौन सी सेवा आपको नहीं देती है ये क्लाउड कंप्यूटिंग? देखिए अब मैं बता दूं, बहुत सारी कंपनियां हैं ना जो वर्तमान समय में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट पर आधारित जो कंप्यूटिंग होती है ना, जो कंप्यूटिंग की सर्विस होती है वो आपको उपलब्ध करवाती है। तो ये ऊपर के जो 3 सर्विस है आपको उपलब्ध तो करवाई जाती है, लेकिन ये जो सर्विस है ना ये आपको ये कंपनियाँ उपलब्ध नहीं करवाती है। ये आपको उपलब्ध नहीं करवाती है। ये जो स्पेक्ट्रम, आपने स्पेक्ट्रम शब्द सुना होगा, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ देखो स्पेक्ट्रम शब्द, आपने 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा। इसे एलोकॉट कौन करता है? देश की सरकारें। आपने सुना होगा कई बार कि रिलायंस ने 3G का जो बेट है, 3G बेट का जो स्पेक्ट्रम का जो बेट हुआ था उसको जीत लिया है। तो बस याद क्या रखें कि यहाँ पर ये जो है ये सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है इस स्पेक्ट्रम को। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। देखिए जब वे व्यक्ति को फैक्स किया जाता है या मेल किया जाता है तो यहाँ पर जो सिग्नल होते हैं ना उसका रूप क्या होता है? उसका रूप क्या होता है? एनालॉग सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं, या एनालॉग एवं डिजिटल दोनों में से कोई नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूँ, यदि किसी व्यक्ति को फैक्स किया जा रहा है या मेल आप कर रहे हो तो यहाँ पर ना इन दोनों सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखें, पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है, अंग्रेजी पढ़ ले। नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या करते हैं? नाइट्रोजन यहाँ पर माफ़ करें, यहाँ पर ये लिखा गलत गया है हिंदी में ना, टाइपिंग मिस्टेक है। ये नाइट्रोजन के बारे में बोल रहा है, मैंने नत्रजन पढ़ लिया, ये टाइपिंग एरर है। तो पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है,
क्लोराइड के रूप में लेता है, ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या नाइट्रिक अम्ल के रूप में। किस रूप में नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगली बार हो सकता है इसके स्थान पर केमिकल फॉर्मूला इसका पूछ ले तो याद क्या रखें, NO3। इसी रूप में क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को केवल इसी रूप में ले सकते हैं, NO3 नाइट्रेट के रूप में। और नाइट्रोजन की आवश्यकता है क्यों? प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है नाइट्रोजन। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का, आर्द्रपतन, चूर्ण आश्रिता या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सही उत्तर था टिक्का। ये अत्यधिक हानिकारक रोग है। आर्द्रपतन के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ, आर्द्रपतन के बारे में, तो ये जो आर्द्रपतन है ना, ये जो आर्द्रपतन है, ये जो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत में विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं, सब्जियां उगाए जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो फल सब्जियाँ हों, तो कोई विशेष प्रकार के फल या सब्जियाँ नहीं कह सकते हैं कि बहुत प्रकार के जैसे टमाटर पटाटे वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर आपको ये सारे आपको रोग देखने को मिलेंगे। आज चूर्ण आश्रिता आपको बारे में बता दूँ, पाउडर मिल्ड्यू, आपने देखा होगा कि किसी भी, जैसे मैं आपको बता दूँ एक उदाहरण ले लूँ, आपने देखा होगा कि टोमेटो के में जो पत्ता होता है ना, वहाँ पर आपने देखा होगा कभी कभी ना सफ़ेद रंग का दाग लग जाता है, इससे कहा जाता है चूर्ण आश्रिता। और ये सारे जो रोग है ना, ये सारे जो रोग है, ये पैथोजन के कारण होते हैं। जितने भी डिजीज़ है, यदि पेड़ पौधा में डिजीज़ के बारे में बात करें ना, तो ये डिजीज़ या तो विषाणु के चलते होते हैं, या तो जीवाणु के चलते होते हैं, या तो फंगस के चलते हैं, अधिकतर आपको रोग देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न को देखें, मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 4 वर्षीय। ऑप्शन नंबर 20 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पर उसके पहले आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि फसल चक्र होते क्या। तो फसल चक्र के बारे में सिंपल बताता हूँ कि देखिए, एक खेत है और उसकी उर्वरता बनाए रखनी है, तो वैसी स्थिति में क्या क्या आता है कि बदल करके उस खेत पर, उस भूमि पर अलग अलग फसल बोए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पे आलू के बारे में बात करता हूँ। आलू क्या है, ये एक 2 वर्षीय फसल, ये जो सब्जी है ना, ये जो फसल है ना आलू, ये 2 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। कारण क्या है कि यहाँ पर आप यदि लगातार उस भूमि पर प्रत्येक वर्ष आलू उगाते हैं, तो वैसे स्थिति में उस भूमि की जो उर्वरता है ना, समाप्त होती जाती है। इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस बात को समझ पाते हैं कि यदि आपको भूमि की उर्वरता बनाए रखनी है, तो वैसी स्थिति में क्या करें, जब भी आप आलू उगा रहे हैं तो उसे इस वर्ष उगा लिया, तो उसके बाद 2 वर्षों के बाद फिर से आलू उगाए, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि वहाँ पर ना उस भूमि की उर्वरता बनी रहेगी। लेकिन उस भूमि पर आप लगातार आलू उगाते हैं, तो वैसी स्थिति में उस भूमि की जो उर्वरता है वह धीरे धीरे करके कम होने लगेगी और एक समय बाद वह बंजर हो जाएगी। तो फसल चक्र का सिंपल सा अर्थ ये है कि यहाँ पर क्या क्या आता है कि खेत में कि भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए बदल कर क्या क्या आता है, फसलों को लगाया जाता है उस भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए। और यहाँ जब मक्का, आलू, गन्ना और मूंग के बारे में जब बात करते कि ये 2 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में यदि आप आलू को बोएंगे अपने खेतों में, भूमि में, तो वैसी स्थिति में उस भूमि की जो उर्वरता है ना, बनी रहेगी। लेकिन आप लगातार आलू को अपने खेत में बोते चले जाएंगे, तो वैसी स्थिति में उस भूमि की जो उर्वरता है वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी, धीरे करके कम होती चली जाएगी और एक समय बाद वह जो भूमि है बंजर हो जाएगी। बातें स्पष्ट हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। देखिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए थे ना, ये सभी के सभी गेहूं की प्रजातियां हैं, सभी के सभी गेहूं की प्रजातियां हैं। अब यहाँ पर आपको मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम पूछा है। वनस्पतिक नाम अलग है, व्यापारिक नाम अलग है। ये व्यापारिक नाम है और ये जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं, ये है वनस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम। ये सारे बॉटनिकल नेम है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, तो मैं बताऊं, ऑप्शन नंबर डी था इस प्रश्न का सही उत्तर था ट्रिटिकम ड्यूरम। ये तो आप समझ गए होंगे, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है। ये सारे वनस्पतिक नाम है गेहूं की प्रजातियों के। गेहूं की पूरे विश्व में ना कई प्रजातियां पाई जाती है, मुख्यतः 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर ये सारे गेहूं की प्रजातियों के वनस्पतिक नाम है। और ये जो आपने बताया ट्रिटिकम ड्यूरम, ये मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है। ट्रिटिकम डाइकोकम जो है ना,
ये वनस्पतिक नाम है किसका? आमेर गेहूं का, आमेर गेहूं का। टिडिकम एसाटाइमम किसका नाम है? ब्रेड बनाने का जो गेहूं होता है ना, इसका नाम है। इसका व्यापारिक नाम तो ब्रेड गेहूं कहा जाता है, लेकिन इसका वनस्पतिक नाम है टिडिकम सटाइवम। और ये टिडिकम मोनोकोकम जो है, ये देख ले आप इसे, आइन कॉर्न वीट का वनस्पतिक नाम है, और ये जो है ये इसका व्यापारिक नाम है। बातें स्पष्ट। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, दुनिया में पहला आधुनिक शाकनाशी खरपतवार का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1940 में किया गया। और इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम था 2,4-D। चलिए, तो यदि मैं बताऊं शाकनाशी के बारे में, ये ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित जो खरपतवार होते हैं ना, जो आपको जो आसपास में जो खरपतवार उग जाते हैं उनको हटाने के लिए ना, इन रसायनों का, इन शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें शाकनाशी कहा जाता है, इन्हें हर्बिसाइड कहा जाता है। हर्बिसाइड, दुनिया का पहला हर्बिसाइड जानते हैं कौन था? ये 2,4-D था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए था। उसके बाद ये सारे जो है ये सभी के सभी हर्बिसाइड ही है, ये शाकनाशी ही हैं, और समय समय पर इनका निर्माण किया जाता रहा है। भारत से विदेशों में बहुतायता में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? अल्फांसो, लंगड़ा, चौसा या कॉर्जित? ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही उत्तर, अल्फांसो। तो सबसे अधिक मात्रा में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? निर्यात करते हैं अल्फांसो प्रजाति की। मुगलों के समय झारखंड, अब देखिए यहाँ पर जो है 10 प्रश्न आपको झारखंड से देखने को मिलेंगे। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश के नाम से जाना जाता था, कुकरा, आटवी, अरण्या या वनांचल? तो किस नाम जाना जाता था? कुकरा नाम से। अगले प्रश्न को देखें, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? पता आप सभी को है, सिंहभूम से हुआ। भूंज विद्रोह का नेता कौन था? सभी को पता है, गंगा नारायण। अगले प्रश्न को, आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, किसका निवास स्थान टंडा का नाम जाना जाता है? वीरहोल आदिवासियों का। आदिवासियों में विधवा पुनः विवाह को मयारी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कोरवा को। घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? युवा गृह। निम्नलिखित में किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो फागो पर्व से। अगले प्रश्न को देखिए, पालकुड़ी गुफाएं अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? गुमला में। लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, किसका है? असुर का। अगले प्रश्न को देख ले, निम्नलिखित स्थान में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? मलुटी। मलुटी कहाँ पर है? दुमका जिले में स्थित है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, तिब्बत में है, नेपाल में है, कहाँ पर है? तिब्बत में है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? वोल्फिया, एजोला, इछोरनिया, ट्रैपा? इछोरनिया। ये जो प्रश्न है आपको एनवायरनमेंट से पूछा गया था। वैसे एनवायरनमेंट का अभी तक 2 प्रश्न यहाँ पूछ लिए गए हैं। निम्न में से कौन परमाणवीय बिजली घर राज्य का कौन सा मेल गलत है? गलत मेल को छाटना आपको है। कुंडालकुमम तमिलनाडु एकदम सही। कैगा उत्तर प्रदेश गलत है। कल्पक्कम कर्नाटक ये भी गलत है। काकरापाड़ गुजरात ये सही है। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों जो उत्तर थे, जो मिलान था वो गलत है, क्योंकि कैगा जो कर्नाटक में है और कल्पक्कम तमिलनाडु में है। तो बाद में जेपीसी ने क्या किया था? इसे सुधार किया था। वंशागत संपत्ति की बिक्री पर कौन सा कर लगाया जाता है? तो आयकर, पूंजी लाभ कर, भूमि कर या संपत्ति कर? तो कौन सा लगाया जाता है? पूंजी लाभ कर लगाया जाता है। कैपिटल गेन टैक्स, जब आप किसी भूमि को बेचते हैं तो वह आपकी पूंजी है, और उस पूंजी पर आपको क्या लाभ हुआ तो उस पर सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहा जाता है कि वो पूंजी लाभ कर है, कैपिटल गेन टैक्स है। और ये टैक्स जो है संपत्ति के बिक्री करने पे, वंशागत संपत्ति को जो बिक्री किया गया है तो सरकार के द्वारा कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। निम्नलिखित कौन शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम? तो आपको पता आप सभी को होगा कथक। उत्तर भारत में जो शास्त्रीय नृत्य विकसित हुई इसे कहा जाता है कथक, और इस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे मैं बता दूं, कुल मिलाकर 8 नृत्य को, भारत में 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे रखा गया है, जिसमें से आप देख सकते हैं केरल में आपको 2 मिलेगा, कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उड़ीसा में ओडिसी, उत्तर भारत में आपको मिलेगा कथक,
उत्तर भारत में आपको मिलेगा कथक, और मणिपुर के अंतर्गत में मणिपुरी और सत्तारिया। कुल मिला के 7 हो गए, 2 यहाँ हो, 8 हो गए, 2 यहाँ हो गए, 3 4 5 6 7 8। तो याद क्या रखेंगे, कुल मिला के भारत में 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। 2 केरल की है कथकली मोहिनीअट्टम, एक तमिलनाडु की है भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश की है आपका कुचिपुड़ी, उड़ीसा का है ओडिसी, और उत्तर भारत में आपको मिलेगा कथक, और असम के अंतर्गत में सत्तारिया, और मणिपुर के अंतर्गत में मणिपुरी। तो 8 नृत्यों को भारत में 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे रखा गया है। निम्न में कौन सा आवधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? रूम स्प्रे, मच्छर मारने वाले लच्छे का जलना, कोयले का जलना, खाना बनाने वाली गैस का जलना। तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है कोयले का जलना। ये सावधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। निम्नलिखित में कौन लौह धातु का एक अयस्क है? हेमेटाइट, क्रोमाइट, मेलाकाइट या बॉक्साइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर था हेमेटाइट। वैसे मैं आपको बता दूं तो कुल मिलाकर लौह 4 प्रकार के लोहा को प्राप्त करने के लिए इसके 4 अयस्क आपको देखने को मिलेंगे। 4 अयस्क आपको मिलेंगे। एक हो गया मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा हो गया सीडेराइट। ये कुल मिला के आपको 4 अयस्क आपको लोहे के देखने को मिलेंगे, जिससे मतलब कि ये लोह धातु का अयस्क है जिससे हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें सबसे अधिक मात्रा में हमें जो लोहा प्राप्त होता है वो मैग्नेटाइट नामक अयस्क से हमें होता है। सबसे अधिक मात्रा में लोहा इसी में होता है। उसके बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। सबसे निम्न कोटि का ये लोहा अयस्क है। उसके अलावा क्रोमाइट से हम क्रोमियम प्राप्त करते हैं, ये क्रोमियम प्राप्त करने का अयस्क है। मेलाकाइट से हम कॉपर प्राप्त करते हैं, मतलब कि ये कॉपर का अयस्क है। और बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क, मतलब हम लोग यहाँ इस अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। निम्न में से कौन से शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? अनौपचारिक संबंध, प्रतिस्पर्धा, अव्यक्तित्व संबंध, मानवीय मूल्य का नाश। तो इनफॉर्मल टाइज, अनौपचारिक संबंध जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अर्थात यह शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। बाद बाकी प्रतिस्पर्धा या अव्यक्तित्व संबंध या मानवीय मूल्य का नाश, ये सारी इसकी विशेषता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1947 से पहले छब्बीस जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस या संविधान दिवस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। निम्न में किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। चलिए, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? यहाँ पूछ रहा दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गौड़। निम्न में किसे 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? सुशील कुमार, बजरंग पुनिया, सरदार सिंह या दीपा मलिक। तो ऑप्शन नंबर जो बी था इस प्रश्न का सही उत्तर था बजरंग पुनिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948, 10 जनवरी 1920, 4 अप्रैल 1949 या 24 अक्टूबर 1945। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था शांति के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, साहित्य के लिए, अर्थशास्त्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी था इस प्रश्न का सही उत्तर था। विंस्टन चर्चिल को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सावधिक वनाच्छादित है? देखिए, एक प्रश्न आपको जहाँ पूछा गया है, ये पूछा गया है वनों से। तो उम्मीद है कि आने से में आपको प्रश्न यहाँ पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा यहाँ प्रतिशत के रूप में आपसे यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि यदि आप प्रतिशत के रूप में देखते हैं तो किस राज्य का स्थान पहला है? तो ये किसका था? ऑप्शन नंबर जो ए है प्रश्न ऑप्शन नंबर सी जो था इस प्रश्न का सही उत्तर था मिजोरम। सावधिक आपको वन मतलब कि राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है ना, उसमें आधा से ज़्यादा क्षेत्रफल पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वन देखने को मिलेगा, जंगल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी था। हो सकता है आपका एग्जाम यदि यहाँ पर प्रश्न बनाए तो कुछ इस प्रकार से बना दे कि सबसे अधिक वन कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है। प्रतिशत के आधार पर भारत प्रतिशत के आधार सबसे अधिक फॉरेस्ट डेंसिटी किस राज्य की है? यहाँ तो इस प्रश्न का सही उत्तर मिजोरम था। सबसे कम पूछेगा
तो आपको उस रूप में बताना है, सबसे अधिक पूछेगा तो आपको उस रूप में बताना है, सबसे अधिक वन कहाँ है, सबसे अधिक वन कहाँ है, तो आपको ये बताना होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक 2 वर्षों में क्या करती है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करती है, एक रिपोर्ट जारी करती है, और भारत में वनों की स्थिति के संदर्भ में क्या करती है, एक वनों के संदर्भ में रिपोर्ट जारी करती है। वहाँ सारी बातें स्पष्ट कर रखी गई थी कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है, सबसे कम कहाँ पर है, सबसे डेंसली फॉरेस्ट कहाँ पर है, प्रतिशत के अनुसार पहला स्थान देश में किस राज्य का है, या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, ये सारी बातें इस रिपोर्ट के अंतर्गत बता रखी जाती है। तो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या क्या आता है, यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने से जाएँ तो उससे पहले क्या करें कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसे पढ़ लें, और उम्मीद है कि आने वाले समय में यदि आपको एग्जामिनर फिर से प्रश्न बनाता है तो यहाँ पर से 1 या 2 प्रश्न आपको बना लिया जाए। प्रश्न साधारण ही होंगे, हो सकता है सबसे अधिक वन पूछ दे या सबसे कम पूछ दे, या फिर फॉरेस्ट डेंसिटी किस राज्य की सबसे अधिक है ये पूछ दे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन 2 स्थानों को जोड़ती है, किसे जोड़ती है? यहाँ पे जो प्रश्न ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घोघा दहेज को, दाहेज। निम्नलिखित में कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? पूर्व चेतावनी, क्षेत्रीकरण, पुनर्निर्माण योजना और नीतियाँ। अर्ली वार्निंग एकदम स्पष्ट है, ये आपदा के पहले का उपाय है। जोनिंग क्षेत्रीकरण, क्षेत्रों को बांटना कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक ज़्यादा कौन सा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा होने की संभावना है। तो ये भी जो उपाय है ये आपदा से पूर्व की है। पुनः निर्माण एकदम ये आपदा के बाद का उपाय है। तो इसका मतलब ये है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। योजना नीतियाँ जो होगा आपदा से पहले का उपाय है। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस पर्व को किस दिन अपनाया स्वीकार किया गया? पता आप सभी को है 22 जुलाई 1947 को। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति एएस आनंद। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब हुआ? 2005 में हुआ। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ? 1911 में हुआ। टोड्डा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? जनजाति के संदर्भ में प्रश्न पूछ दिया है, तो ये निवास करती है तमिलनाडु में। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छेद होने की सिफारिश की गई है? पता आप सभी को 33%। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या उत्तर प्रदेश? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? वर्तमान समय में याद क्या रखें, सबसे अधिक जो क्षमता है ये कुंडनकुलम की है, पर उस समय प्रश्न पूछा गया था 2021 में, तो याद क्या रखेंगे, यहाँ पर कुंडनकुलम नहीं रखा गया था। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो क्षमता है इस प्रश्न का, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर था, ये था तारापुर। चलिए कुछ बातें बता दूं कि भारत में कुल मिला के 7 एटॉमिक पावर प्लांट है, विभिन्न राज्यों में स्थित, अलग अलग राज्यों में स्थित है, जिसमें 2 आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, कुंडनकुलम और कलपक्कम। कैगा कर्नाटक में है। तारापुर आपको मिलेगा ट्राम्बे में महाराष्ट्र में। काकड़ापाल आपको मिलेगा, काकड़ापाट आपको मिलेगा गुजरात में। रावत भाटा मिलेगा राजस्थान में। और नरोरा मिलेगा आपको कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो 7 एटॉमिक पावर प्लांट है भारत में। नाम आपने देख लिया। चलिए, भारत में सर्वाधिक जनजाति, बस वही पूछ रहा है कि सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? सबसे अधिक जनजाति में सबसे अधिक संख्या किसकी है? भील की है। दूसरा स्थान किसका है? गौड़ का है। तीसरा स्थान किसका है? संथाल का है। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? पता है, केरल में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है, कोचीन है, चेन्नई है, तूतीकोरिन है। तो ये आपसे बोल रहा है नेचुरल पोर्ट कौन सा है? मुंबई है। पर यदि आपसे प्रश्न यहाँ पर नेचुरल ना पूछ करके आर्टिफिशियल पूछ दे, कृत्रिम पूछ दे, तब क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? फिर क्या हो जाता? कोचीन। प्राकृतिक की जगह में आर्टिफिशियल होता, तब सही क्या हो जाता? कोचीन। चलिए, हिंदी के पश्चात भारत
पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? कौन सी है? बंगाली। क्रम बता देता हूँ, यदि आपको फिर से यहाँ प्रश्न देखने को मिल जाए तो तीसरा स्थान भी याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, सबसे अधिक। दूसरा स्थान है बंगाली भाषा का, तीसरा स्थान है मराठी भाषा का, चौथा स्थान है तेलुगु भाषा का और पांचवा स्थान है तमिल भाषा का। तो ये क्रम याद रखेंगे। यदि अगला बार प्रश्न तीसरा स्थान पूछ दिया जाए तो तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन है भारत में? तो ये है आपका मराठी। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, किस लिपि में थे? ये प्रश्न पूछा गया था। तो एकदम स्पष्ट है, खरोष्टी लिपि में था। चारवाक दार्शनिक प्रणाली, अब यहाँ पर देख लीजिए आप, वैशेषिक, लोकायत, आस्तिक, मीमांसा प्रणाली भी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? इसे लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है, चारवाक दर्शन प्रणाली को। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वाकटक या चालुक्य? एकदम स्पष्ट है, ए बी सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पहले सातवाहन, फिर वाकटक, फिर चालुक्य। पूरी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था तामुलुक, राजगीर, अरकमेडु या भागपीर? तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तामुलुक। कलहन की राजतरंगी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो लिखी थी। विल्हन, संध्या, कार नंदिन द्वारा, वाकपति द्वारा या वानभट्ट द्वारा? तो याद रखें ऑप्शन नंबर जो सी था इस प्रश्न का सही उत्तर था वाकपति द्वारा। इसे लिखा गया था गौड़वाहो को। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? तिरुमुरई, तोलकाप्याम, शिल्पादिकरम और मणिमेखलय? किसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस संग्रह का नाम है तिरुमुरई। वैसे यहाँ पर जो आप देख रहे तीनों, तोलकाप्याम, शिल्पादिकरम, मणिमेखलय, ये संगम काल, ये तमिल साहित्य से, तमिल साहित्य है ना, तमिल साहित्य, ये उसकी रचनाएं हैं। ये संगम काल से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। निम्नलिखित राज्य में दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? सभी को पता है, ये प्रश्न बार बार घूमता रहता है। विजयनगर साम्राज्य की। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, कहाँ स्थित है? दिल्ली अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर था। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था, किसका विलय था? फरस अरब का, तुर्क मंगोल का, फरस अरब तुर्क मंगोल का, या फिर ऑप्शन नंबर डी फारस अरब तुर्क मंगल और भारतीय तत्वों का? तो बात स्पष्ट है कि मध्यकाल की सरकार में आपको फरस अरब, तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का ये तत्व भी यहाँ पर शामिल थे इस सरकार में। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे, कौन थे? रामानुजाचार्य। माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, संकट। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न जो था इतिहास से प्रश्न पूछा गया था। इतिहास के अंतर्गत में भक्ति काल आप जब पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर जितने भी आचार्य हैं ना, ये भक्ति काल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कुछ न कुछ सिद्धांत दिया था। तो जब भी यहाँ पर आप पढ़े इतिहास को ना, तो भक्ति काल के अंतर्गत में भक्ति काल को बेहतर ढंग से पढ़े, क्योंकि यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न इस प्रकार के बनाए जाते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं। और जब भी इतिहास लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, भक्ति काल को स्किप कर देते हैं। तो भक्ति काल को स्किप ना करें, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसे देख ले, और यहाँ पर जो कुछ आचार्य हैं उनके द्वारा जो मत दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, उनके बारे में जान ले। यहाँ पर संभावना हमेशा रहती है कि आपका जो एग्जामिनर है प्रश्न बना दे। एक प्रश्न या दो प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछा जाता रहा है। मुगल काल से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, सल्तनत काल से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, पर यहाँ पर देखा गया है कि प्राचीन भारत से बहुत ही कम प्रश्न बनाए जाते हैं। या मैं बात करूँ सिंधु सभ्यता के अंतर्गत में, इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत में, यहाँ पर प्रश्न आपको नहीं देखने को कम ही मिलते हैं। हाँ, एक प्रश्न आपको 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि आपको अशोक से, मगध साम्राज्य से देखने को मिल सकता है, या अशोक से मिल सकता है, या गुप्त साम्राज्य से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जब भी जीपीएससी पेपर बनाती है तो वो क्या करती है कि इतिहास के अंतर्गत में जो कुछ मुख्य टॉपिक है, कुछ मुख्य हिस्से हैं, प्राचीन भारत हो या आधुनिक मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक भारत हो, वहाँ कुछ मुख्य टॉपिक है जहाँ से आपका एग्जामिनर बार बार प्रश्न बनाता रहता है। और इन सारे प्रश्नों को हल करते हुए हम इन सारी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा एग्जामिनर सोचता कैसे है। यदि हम इतिहास पढ़ने के लिए बैठे तो इतिहास के किस पोर्शन पर हमारा ध्यान होना चाहिए जहाँ से प्रश्न बनते हैं।
ऐसा नहीं कि इतिहास पढ़ने के लिए बैठे तो हर एक चीज़ों को जान ले। वैसे तो एक बात को ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि जब आप प्री का तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर इस बात को ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि पढ़ाई कुछ इस प्रकार से हो कि जब आप प्री का एग्जाम निकाल ले तो आपका पढ़ाई कुछ इस प्रकार का हो कि आपको मेंस में वो ज़्यादा सहायता दे। तो उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद तैयारी करने के लिए बैठेंगे तो इतिहास को कुछ इस प्रकार से ही पढ़ेंगे। पहले तो आपका पड़ाव है प्री, पहले प्री पार कर ले और उसके बाद मेंस की तैयारी में लग जाए। अगले प्रश्न को देख ले। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयत वाली प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त तो बंगाल में शुरू हुई और रैयत वाली जो व्यवस्था थी ये शुरू हुई मद्रास में। इतिहास का प्रश्न है लेकिन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। कैसे है मैं बता देता हूँ। तो भारत में कुल मिलाकर के 3 प्रकार के भूमि से संदर्भ में लैंड रेवेन्यू को ना, लैंड रेवेन्यू कहने का मतलब कि टैक्स को, भूमि से संबंधित जो टैक्स थे उसे वसूलने के लिए कुल मिलाकर के 3 प्रकार की प्रणाली इंट्रोड्यूस की गई अंग्रेजों के द्वारा। एक थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी और तीसरा था महानल विस। तीसरी थी महानल विस प्रणाली, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था, इन सारी प्रणालियों के माध्यम से क्या किया जा रहा था, भू राजस्व वसूला जाता था। तो यहाँ जो बंदोबस्त है ना, स्थायी बंदोबस्त और रैयत वाली प्रणाली बंगाल और मद्रास में शुरू की गई थी। आधुनिक भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन, वर्ष में बताता चलता हूँ, 1905 में। लखनऊ समझौता 1916 में। पार्लियामेंट सुधार 1909 में। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। अब क्या मुश्किल होगा कर पाना? ऑप्शन देख लेंगे, सही उत्तर का चुनाव करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ऑप्शन रखे गए थे वो गलत था। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहला तो होगा स्वदेशी आंदोलन। सबसे पहला जो होगा वह स्वदेशी आंदोलन होगा। जैसे मैं बता दूं, सबसे पहले जो होगा स्वदेशी आंदोलन होगा ए। और दूसरे स्थान पर होना चाहिए था किसे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। तो यहाँ पर सेकेंड में आप देखिए डी कहीं पर भी नहीं थे। तो यहाँ पर जेपीसी ने यहाँ पर इस प्रश्न को जो ऑप्शन बनाया था, यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो गई थी, बाद में जेपीसी ने सुधार किया था। तो यहाँ पर सही का चुनाव तो नहीं किया सकता है। बाद में कि मैंने आपको सभी के सालों से परिचित करवा दिया कौन सी घटनाएं किस वर्ष हुई थी। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी 1882 में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? किसने भारत, देखिए यहाँ पर कानून के अधिनियम के बारे में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कानून था जिसने प्रांतों में ना इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी जो थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की? कौन सा अधिनियम था? तो ऑप्शन नंबर जो ए है, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो प्रांत थे, वर्तमान समय में हम लोग राज्य कहते हैं, यहाँ पर राज्य को ऑटोनॉमी दी गई थी कि वो किस प्रकार का कानून बना सकते हैं। पहले क्या था, 1935 से पहले तक क्या था कि यहाँ पर क्या था कि यहाँ 2 प्रकार की, यहाँ पर जो शासन था, शासन जो था ना वो 2 प्रकार की थी, मतलब कि द्वैध शासन था। यहाँ पर द्वैध शासन का तात्पर्य ये हुआ कि एक तरफ भारतीय लोग जो चुनाव लड़ करके आए उसने सरकार बनाई और उसने फिर एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी का निर्माण करके कार्य करना शुरू किया, और कुछ एग्जीक्यूट करने के पावर जो थे वो राज्य के गवर्नर को दे रखा गया था। तो वहाँ पर द्वैध शासन लागू था। 1935 से पहले क्या था कि प्रांतों में जो था द्वैध शासन लागू था, पर 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम आया तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रांतों को ऑटोनॉमी दे दी गई। एकदम इलेक्शन हुए और फिर क्या हुआ, प्रांतों में सरकार बनी, और जब सरकार बनी तो सरकार के प्रांतों में इलेक्शन हुए तो वहाँ पर विधानसभा का गठन हुआ। विधानसभा में जो बहुमत दल प्राप्त नेता, बहुमत दल जिस दल को बहुमत मिला उसने सरकार बनाई और एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया। और यहाँ पर जो नियंत्रण था केंद्र सरकार का गवर्नर के, राज्य के गवर्नर के माध्यम से, उसको कम कर दिया गया बातें। और वहाँ जो राज्य के अंतर्गत में ब्रिटेन के जो गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नियुक्त किए थे राज्य के अंतर्गत में, उसे क्या किया गया, उसे उत्तरदायी बना दिया गया। किसके प्रति उत्तरदायी बना दिया गया? राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? पुर्तगालियों ने शुरू की 1550 में। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? कौन नहीं बांटता? बिहार नहीं बांटता। बाद में क्या? अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम।
आप मैप को जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर ये तीनों जो राज्य है ना, ये भूटान के साथ सीमा बांटते हैं, सीमा लगाते हैं, लेकिन बिहार जो है सीमा नहीं लगाती। निम्न में से भारत के किस भाग में समानता प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण, इनसेट मतलब इंडियन सैटेलाइट, उदाहरण है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। ये ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? संरचनात्मक मूल्य, ऑप्शन नंबर डी जो था इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्ट्रक्चरल ऑरिजिन। भारत में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? आइए देख लेते हैं। पृथ्वी की अपनी धुरी में पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण, पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर याद क्या रखिए, जो ये दोनों जो ऑप्शन थे, ये दोनों के दोनों क्या थे? असत्य थे। ऑप्शन नंबर जो डी था इस प्रश्न का सही उत्तर था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारे प्रश्नों से परिचित हो गए होंगे। मेरा मुख्य लक्ष्य ये था कि आपको क्या किया जाए, आपको परिचित करवा दिया जाए कि प्रश्न बनते कहाँ से हैं, किस विषय से बनते हैं, हमने वो भी देख लिया, और आप किस विषय से पूछे भी गए हैं, तो किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ये आप अनुमान लगा पाएँ। तो अगले क्लास में क्या करूँगा, जो इसका जो सेकेंड पेपर है जिसमें झारखंड विषय से प्रश्न बनाए गए थे, मैं उस प्रश्न से आपको परिचित करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।